themselves. किलियन मर्फी का एक्टिंग कितना लाजवाब था। इसका अंदर भी और भी मसालादार ऐड कर दिया क्रिस्टोफर नोलन, जो इस मूवी का एक्टर था। इस मूवी फुल्ली इंस्पायर है आरजे ओपेनहाइमर, जो वर्ल्ड के अंदर पहली बार एटम बम बनाया था, जो दुनिया का पन्ने में उसका नाम दर्ज करके वो एक नया मोड़ पे खड़ा कर दिया था। इसका बारे में ये वाला मूवी स्टैंड हुआ है। लेकिन ये वाला मूवी है तो कैसा है, थिएटर में कैसा रिएक्शन चल रहा है, वो भी थोड़ा आप लोग को इंडियन पब्लिक और इंडियन ऑडियंसेस थोड़ा जान सकती हो। चलो पहले उसका रिएक्शन दिखाते हैं। बहुत ही बुरी पिक्चर है। मतलब समझ जाइए कि इसके लिए नॉलन को गाली पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर बाद। आप लोग रिव्यू जब देंगे ना, फिल्म में देखेंगे। क्या तकलीफ है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा लगा मूवी? मूवी है, देखिए जाके पढ़ाई लिखाई किए होंगे तभी समझ में आएगा। कैसा नहीं आया? साइंस वाला। एक्चुअली ये वाला मूवी जो हुआ है लगभग फुल्ली साइंस फिक्शन मूवी है, जो बम बनाने के लिए। ये नॉर्मल दिमाग में कोई घुसने वाला मूवी भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी पे है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा गामा बीटा, जिससे लेके काम चलेगा। लेकिन इस मूवी का अंदर तो एक चीज है, क्या इस मूवी का स्टार्टिंग में ही पहले 1 आवर तो अच्छा लगेगा, उसके बाद 2 घंटा तो पूरा बोरिंग ही सीन है। लेकिन और एक चीज आप देखे हैं शायद इस मूवी का अंदर हिंदू धर्म के लेके बहुत कुछ बोला गया है, और गीता के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन इस मूवी का अंदर और भी एक पार्ट है जो आप लोग शायद उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन इस मूवी एक पार्ट है जो ओपेनहाइमर का एक्टिंग में निभा रहा है, उसका नाम है किलियन मर्फी, जिसने लगभग बिना टी शर्ट में बिस्तर लेटे हुए है। उसके ऊपर उसका गर्लफ्रेंड भी बिना शर्ट पे उसका ऊपर चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या दिखा रहा है, गीता को दिखा रहा है उसका हाथ में, कि देखो अब गीता में क्या लिखा हुआ है। ऐसा कभी देखा है कभी मूवी पे कोई भी रिलीजन किताब को लेके ऐसा कोई मूवी का अंदर दिखाता है, को शो करवाता है? ये क्या चल रहा है भाईजान? ये मूवी का अंदर, ये इंडिया का कोई मूवी का अंदर होता तो इसको कभी बॉयकॉट करके छोड़ देता। कभी आपने देखा है बिना कपड़ों में आके उसका गीता का बारे में कुछ भी एक्सप्लोर करे, उसका बारे में कुछ भी बताए? ये तो डायरेक्टर का अच्छा बिहेवियर तो नहीं था। लेकिन इस मूवी का अंदर और भी सीन जो है, लेकिन इस मूवी का अंदर एक्टिंग भी जो ओपेनहाइमर का किरदार में निभा रहा है, उसका एक्टिंग भी बहुत लाजवाब था। लेकिन ये वाला सीन दिखा के इंडिया का बॉक्स ऑफिस में बहुत गंदा तरीके से डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये वाला सीन से पता चल जाता है ये लोग इंडियन का जो गीता का जो बुक है उसको कितना इंसल्ट किया है। ऐसे वाला सीन तो गीता में तो कभी लिखा हुआ नहीं है, वो कभी दिखाया तो नहीं गया। लेकिन ये लोग ऐसे सीन को क्यों रिप्लेस किया गया, ये तो अच्छा नहीं है। उसके बाद ओपेनहाइमर का सीन भी, ओपेनहाइमर का एक्टिंग भी बहुत अच्छा था। वो हमारे इसका अंदर जो था रॉबर्ट जूलियन, जो आयरन मैन और एवेंजर्स मूवी में सबसे बड़ा एक एक्टर है, वो भी था। उसका एक्टिंग तो लाजवाब था। उसका तो एक्टिंग था पॉलिटिशियन में। एक बार पॉलिटिशियन में जाओ, उसके बाद सोवियत यूनियन और अमेरिकन बारे में थोड़ा कुछ बताओ, उसका तो एक्टिंग बहुत लाजवाब। इस मूवी का ऑल ओवर तो बहुत कुछ रिएक्शन, बहुत कुछ लाजवाब था। लेकिन आरजे ओपेनहाइमर का बारे में बहुत कुछ डिटेल्स में भी और कुछ दिखाना चाहिए था। जो आरजे ओपेनहाइमर का बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्यों अमेरिका ने अचानक एग्रेसिव होके न्यूक्लियस बम बनाने चला गया। बहुत जल्दी अमेरिका ने इस बम को टेस्ट करके हिरोशिमा नागासाकी जापान का 2 शहर को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। हाय गाइस, मेरा नाम है चंदन। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। And all of a sudden 6 अगस्त 1945, जिस टाइम इतिहास का पन्ने में एक वक्त चेंज होने वाला है, क्योंकि उस टाइम ने दुनिया ने एक बॉम्ब तैयार कर लिया था जिसका नाम है एटॉमिक बॉम्ब, जो न्यूक्लियर्स, जिसका नाम था मैनहट्टन, जो दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए उसका बॉम्ब का अंदर क्षमता था। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है क्या असल में, जो बहुत नाम है इसका बारे में। चलो इसका बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक कहाँ पे शुरुआत हुआ। ये वक्त का दौर था 1944, जिस टाइम न्यूक्लियर्स का विभाजन का पता चल गया था। जर्मनी, रसिया, फ्रांस, यूके सब मिलके, क्योंकि उस टाइम बम बनाने के लिए बहुत सारे देशों ने उठ के लग पड़े थे, क्योंकि उस टाइम इस रेस पे अमेरिका भी आ गया था। क्योंकि अमेरिका को पता चल गया था, क्योंकि ये दुनिया वाली उस अमेरिका से पहले ये बम बना लेता है तो अमेरिका को बहुत दिक्कत सहना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने भी बहुत जोरों शोरों से उसका न्यूक्लियस बम बनाने के लिए वो लग पड़ा इस दौड़ का पीछे भी। इसके बाद शुरू हुआ, अमेरिका ने 15 साइंटिस्ट को लेके उसका खुफिया 3 जगहों पे इसका टेस्टिंग शुरू कर देता है। एक का नाम है लॉस एंजलिस, एक सिटी है लॉस एलएमएस, दूसरे का नाम है लेकोस वैली, दूसरा प्लेस है वाशिंगटन, जहाँ पे प्लूटोनियम का परीक्षण चल रहा था।
इस न्यूक्लियस रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया इसको टेस्टिंग करने के लिए। इस बॉम्ब को सही तरीके से बनाने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आरजे ओपेनहाइमर को सौंपा गया। वो अमेरिका का आर्मी का चीफ वाला काम सौंपा गया। दोनों को मिलके ये वाला काम सौंपा गया। आरजे ओपेनहाइमर को नहीं पता था क्योंकि इस बॉम्ब का इतना बड़ा रिएक्शन होगा, इसलिए जोरों शोरों से इस बॉम्ब को रिसर्च करने से लेके टेस्टिंग करने के लिए ये बहुत लग पड़ा। लेकिन न्यूक्लियर्स का रिएक्शन कैसा होता है, वो इसका विभाजन और चेन रिएक्शन कैसा होता है, इसको पता करने के लिए आपको थोड़ा न्यूक्लियर्स का मेन 15 साइंटिस्ट लग पड़ता है इस मिशन को सफल करने के लिए। इस मिशन का पहले वाला पार्ट है एक भारी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूटन मारा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके साथ भी पैदा होता है 2 छोटे छोटे न्यूट्रॉन। यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को तैयार करना, वो इसको बनाना, वो इसको विभाजन करना। इसको विभाजन करने के लिए लगभग 4 प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ेगा। पहले वाला प्रक्रिया है गैसेस रिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लिक्विड थर्मो डिफ्यूजल। एक 4 अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ इसको टेस्ट करने के बाद लगभग 2 से 3 टेक्नोलॉजीज में ये फ्यूजन सफल हो जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नो सेफ्यूजन और गैसेस सेफ्यूजन इस दोनों मुकाम में सफल हो जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नो सेफ्यूजल के साथ एक इलेक्ट्रिक छोड़ा जाता है, जिसके लिए 235 को यूरेनियम से अलग करने के लिए 238 को छोड़ा जाता है जो न्यूक्लियस के ऊपर। इसके अलावा और एक भी लोकेशन पे अमेरिका का बॉम्ब का परीक्षण चल रहा था, जिसका नाम है वाशिंगटन के अंदर एक छोटे से जिला में। यहाँ पे काम चल रहा था प्लूटोनियम का ऊपर। जब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप 235 के साथ बॉम्बिंग किया जाता है एक छोटे फार्म के अंदर, तब तैयार होता है एक प्लूटोनियम। बाद में पता चलता है प्लूटोनियम भी और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव से लेके और भी ज्यादा पावरफुल है जो आइसोटोप से भी। उसके बाद अमेरिका ने फिर भी एक लोकेशन ढूंढ रहा था जहाँ पे एक्चुअली इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाए। उस वैली का नाम है लॉस एंजलिस के अंदर लोकोस वैली, जहाँ पे एक्चुअली इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाएगा। पॉल हाइमर का अंदर जितना भी साइंटिस्ट थे, वो जितना भी प्रोजेक्ट सब लैब के अंदर थियोरेटिकल चल रहा था, लेकिन अभी तक इसको प्रैक्टिकल में इसको टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि इसका चेन रिएक्शन एक्चुअली सही में कैसा काम करता है वो देखने के लिए एक साइंटिस्ट ने एनरिको फर्मी, जिसने पहली बार इसको लैब के अंदर टेस्ट किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रिक बाल्ब से सहायक लेके इस न्यूक्लियस को चेन रिएक्शन करवाया था। बहुत सारे सक्सेस भी मिला। थोड़ा ही जैसे कामयाबी मिल गया, ऐसे ही अमेरिकन का प्रेसिडेंट चाहता था ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट से उसको हटाना, क्योंकि ओपेनहाइमर विश्वास करते थे सोवियत यूनियन और कट्टर सोवियत यूनियन के ऊपर। इसलिए अमेरिका को शक हुआ था हिटलर को ये बता देगा कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसलिए अमेरिका का मिलिट्री का चीफ जनरल गोस, जो अमेरिका का आर्मी का एक चीफ जैसा था, वो खुद ने आरजे ओपेनहाइमर को बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद आरजे ओपेनहाइमर को इस न्यूक्लियस प्रोजेक्ट का चीफ बना दिया, क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोला था जी विदाउट ओपेनहाइमर से ये वाला काम बॉम्बिंग बनाने का भी हो नहीं सकता, इसलिए ओपेनहाइमर को रखना बहुत जरूरी है। ओपेनहाइमर का सबसे बड़ा किरदार है इस बॉम्ब बनाने के लिए। इस बॉम्ब का अंदर जो प्लूटोनियम रहता है उसका ऊपर ही सबसे बड़ा काम है, जो ओपेनहाइमर जानता था, क्योंकि ये नहीं होगा तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, चेन रिएक्शन नहीं होगा तो बॉम्ब ब्लास्ट जब होगा तब प्लूटोनियम यूरेनियम 283 को इस्तेमाल करने से बॉम्ब धमाका लगभग मैक्सिमम होता है। ये सिर्फ पता था ओपेनहाइमर को, इसलिए अमेरिका यहाँ पे 2 बॉम्ब डेवलप कर रहा था। यूरेनियम 235, इस 235 को इस्तेमाल करके बनाया गया था लिटिल बॉय, जो जापान में बमबारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बॉम्ब का लगभग मॉडल है एक गन टाइप का। इसमें 2 यूरेनियम 235 का पॉइंट रखा जाता है, एक गन का ऊपर, दूसरा है उसका नीचे पे, जो दोनों में टकरा के रिएक्शन पैदा करे। इस गन का दोनों साइड पे रहता है 235 यूरेनियम, जो एक साथ कंबाइंड होके एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन करता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन का वजह से वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, वो बहुत बड़ा एक धमाका तैयार होता है। दूसरा बॉम्ब है प्लूटोनियम बॉम्ब, जिसका इस्तेमाल है 239 से थोड़ा इससे बड़ा। इसका नाम है फैटमैन, जो इसका डिजाइन पहले का मुकाबले से बहुत थोड़ा डिफरेंट था। इसको बनाया था पहले से थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें डेवलप था
पहले जैसा नहीं, क्योंकि पहले में था दो कंबाइन को एक साथ रखना, दो प्लूटोनियम को एक साथ रखना, जो पहले मुकाबले से थोड़ा डिफरेंट बना के छोड़ दिया। प्लूटोनियम को इस बॉम्ब का अंदर मिडिल पे रखा गया और उसका चारों तरफ से एक्सप्लोजर से भरा दिया गया। उसके बाद उसका साइड में डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज लगता था। इसका अंदर जो प्लूटोनियम जो मिडिल पे रखा हुआ है उसका चारों तरफ से है एक्सप्लोजर, जैसे बारूद का जैसा, क्योंकि ये जब इसका चारों तरफ से एक्सप्लोजर जब एक साथ एक्सप्लोर होगा वो प्लूटोनियम के ऊपर जितना प्रेशर डालेगा गर्मी से लेके, तब प्लूटोनियम का अंदर एक चेन रिएक्शन से एक बहुत बड़ा धमाका शुरू होगा। इस कंपोजिशन को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। पहले वाला जो गन मेथड था वो लगभग साइंटिस्ट को पता था, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए इसको ऐसे बनाया गया। 239 को बनाया था ओपेनहाइमर ने, इसलिए ओपेनहाइमर इस बॉम्ब को पहली बार टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि इसका रिएक्शन कोई अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ। पहले का तो रिएक्शन लैब में तो उसको टेस्ट किया गया था थोड़ा सा, लेकिन इसका रिएक्शन कैसा होता है, वो इसका डिफरेंट बनावट कैसा होता है, इसको टेस्ट करने के लिए ये दुनिया का अंदर नाम पड़ गया फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि इसका अंदर बहुत कम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी था। इसलिए इस 15 साइंटिस्ट का अंदर जनरल गोस ने एक बार बोला था, क्योंकि प्लूटोनियम मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए इस बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ओपेनहाइमर ने इसको टेस्ट करने के लिए एक बार रिक्वेस्ट किया। इसी के बाद शुरू होता है ट्रिनिटी टेस्ट, जो ओपेनहाइमर को हिला के रख दिया था। उसके बाद शुरुआत होता है न्यू मैक्सिको एक रेगिस्तान के अंदर इसका टेस्ट, जिसका नाम है गैजेट। इसमें लगभग 13 पाउंड प्लूटोनियम था। एक स्टील टावर के ऊपर इस गैजेट को लटका देते हैं, जिसको टेस्ट करना था। 16 जून 1945 को सुबह 5:30 बजे इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चौंकने का एक बात है, ओपेनहाइमर ने जितना एक्सपेक्ट किया था इस बॉम्ब का बारे में, उससे भी कई गुना ज्यादा इस बॉम्ब ने तबाही मचा दिया था। इस बॉम्ब धमाके से वजह से जिस बॉम्ब को स्टील टावर के ऊपर लटका हुआ था, उस स्टील टावर के पिघल गया था। इस धमाकों को जैसे ओपेनहाइमर ने देखा, उसके बाद ओपेनहाइमर का मुंह से इंडिया का संस्कृत में लिखा हुआ भगवत गीता का नाम पे वो उसका बारे में कुछ श्लोक का नाम बोलने लगे, जो इंग्लिश में था। आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। एक्चुअली ओपेनहाइमर को इतना संस्कृत का बारे में, वो भगवत गीता के बारे में, जो इतना लगभग 1945 में इसका नॉलेज इतना क्यों था, इतना ज्यादा, क्योंकि ओपेनहाइमर ने अमेरिका का अंदर वर्थ राइडर, जो उस टाइम अमेरिका का अंदर संस्कृत का बारे में बहुत ज्यादा जानकारी था, वो इंडियन कल्चर से लेकर वो इंडियन का बहुत पुराने वो हिंदू शास्त्र के ऊपर बहुत कुछ जानकारी था, इसलिए उसके साथ में बहुत देर तक उसका पढ़ाई भी की, वो गीता का बारे में भी बहुत कुछ जानकारी लिया, वो उसका बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा बहुत दिन तक, इसलिए आरजी ओपेनहाइमर को बहुत गीता के बारे में मालूम भी था और नॉलेज भी था। इसलिए ओपेनहाइमर ने इस भगवत गीता को उसका जिंदगी का सबसे बड़ा वो बेस्ट किताब मानते थे, वो इसको बहुत फॉलो करते थे। जैसे ही अमेरिका ने कामयाबी को देखा, तैसे ही अमेरिका ने 1 महीना भी नहीं हुआ, अमेरिका ने इस बम को लेके जाके जापान का 2 सिटी के अंदर गिरा दिया। एक था हिरोशिमा और नागासाकी, जिसका परिणाम आरजी ओपेनहाइमर को देख के बहुत शौक हो गए। वो आरजी ओपेनहाइमर तुरंत विरोध करने लग गए। उसके बाद शुरू हुआ ओपेनहाइमर के साथ बहुत नाइंसाफी। जैसे ही एक बॉम्ब डाला, उसके बाद उसका 3 दिन बाद भी हिरोशिमा नागासाकी पे एक फैट बॉय बोल के एक भी बॉम्ब प्लूटोनियम 239 को भी गिरा देता है। लेकिन ओपेनहाइमर इतना खुश क्यों नहीं है इस बॉम्ब बनाने के बाद, क्योंकि ओपेनहाइमर सोच रहा था इस बॉम्ब बनाने के बाद अमेरिका वाले ने इस बॉम्ब को हिटलर के ऊपर वो उसके बारे में वो उसका खिलाफ में यूज करेगा, वो उसका जर्मन में फेंकेगा, लेकिन ये बम लेके जापान में क्यों फेंक दिया। उसके बाद ओपेनहाइमर सीधा खुद चिट्ठी लिख के अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया। ओपेनहाइमर ने बताया इस न्यूक्लियस वेपन के ऊपर एक बैंड लगाना चाहता है, वो रोक लगाना चाहता है, वो कंट्रोल लेना चाहता है। उसके बाद ओपेनहाइमर खुद को गिल्टी बहुत फील करने लगे। वो उसके बाद ये बोलने लगे जो इंसान के हाथों में एक क्या बना के वो डाल दिया, जो इंसान को लगभग उसको बर्बादी में लेके जाएगा। अमेरिका ने जापान के ऊपर ये 2 बॉम्ब नहीं गिराते, क्योंकि इसका पहले बड़ा बहुत रीजन है, क्योंकि जापान ने अचानक से अमेरिका का पर्ल हार्बर एयरबेस में उसको अटैक करके वो बॉम्बिंग करके उसका पूरे नेवी सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया था। क्योंकि इसका गुस्सा निकालने के लिए अमेरिका ने सीधा उसका हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम दाग दिया।
इसलिए अमेरिका ने पहली बार इस नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर ए वाला 2-3 और न्यूक्लियस बॉम्ब को टेस्ट किया। इसका ऊपर गिरा के और इसको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया उस टाइम। इसका वजह से ही जापान ने अमेरिका का अंदर घुटने टेक दिए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म हो गया यहाँ से ही। इसी समय का बीच 1985 में अमेरिकन प्रेसिडेंट का अचानक मौत हो जाता है। उसके बाद नया प्रेसिडेंट आता है। उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन, जिसके पास आरजे ओपेनहाइमर खुद जाके उसको मुलाकात किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको गाली गलौज करके वहां से निकाल दिया। जैसे ही ओपेनहाइमर उस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में प्रेसिडेंट के सामने कुछ बताया, ऐसे ही ओपेनहाइमर को वहां से गाली गलौज करके निकाल दिया गया। उसके बाद भी ओपेनहाइमर ने यूएस एमओबीटी के साथ वो काम भी कर चुका है, कॉलेज में जाके लेक्चर भी देता था। उसके बाद भी ओपेनहाइमर ने बहुत सारे काम भी किए जो न्यूक्लियर्स अटैक को रोकने के लिए और न्यूक्लियर्स बॉम्ब को बनाने के टाइम रोक देने के लिए। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट फिर एक तैयारी करता है जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए 1949 को, तब ओपेनहाइमर को फिर से बोला जाता है इस बॉम्ब का बनाने के लिए, लेकिन ओपेनहाइमर सीधे इस बॉम्ब को बनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया तो रुकने वाला तो नहीं है, लेकिन उसका बदले आ जाता है दूसरे साइंटिस्ट। एडवर्ड टेलर जो वो साइंटिस्ट थे जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, जिसको फादर ऑफ हाइड्रोजन नाम बोल के सब लोग जानते हैं। उसके बाद अमेरिका ने आगे चल के 1942 में एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करके उसका सफल टेस्ट भी कर लेता है। इस टाइप का ओपेनहाइमर का बिहेवियर का वजह से ओपेनहाइमर से उसका नौकरी भी यूएस गवर्नमेंट छीन लेता है। उसके बाद ओपेनहाइमर ज्यादा स्मोकिंग का दौरान ओपेनहाइमर के लगभग 62 साल में ओपेनहाइमर का मौत हो जाता है कैंसर में। लेकिन आरजे ओपेनहाइमर को 2 बार नोबेल प्राइज के लिए यूएस गवर्नमेंट ने उसको रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन वो नोबेल प्राइज नहीं ले पाए उसका डिफरेंट बिहेवियर का वजह से। 1968 में ओपेनहाइमर का मौत हो जाता है लगभग 62 इयर्स एज में, क्योंकि ज्यादा स्मोकिंग करने का वजह से। लेकिन हैरान कर देने वाली एक बात है, इस आरजे ओपेनहाइमर को कॉपी करके लगभग बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना चुका है। हाइड्रोजन बॉम्ब से लेके न्यूक्लियस बॉम्ब बना चुका है। जैसे पहले नंबर पे आता है रसिया, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, चाइना, यूके, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया। लेकिन उसके बाद भी बहुत छोटे मोटे लड़ाई हो चुका है, लेकिन कभी भी कोई भी देश इस बॉम्ब को फिर से इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हिरोशिमा नागासाकी का हाल हुआ था, ऐसे करके कोई भी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे इस दुनिया वाले को ए वाला बॉम्ब बनाने का टेक्निक मिल गया, उसके बाद इस दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस हो गए। आरजे ओपेनहाइमर का नाम भी इतिहास पे दर्ज हो गया। ना खुफिया नाम, ये लगभग सब स्टोरी है आज से 80 साल पहले का, जो अभी का साल में ये उसका मूवी बन रहा है। 2023 का एक मूवी लॉन्च होता है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। हाय गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा ऐसे कुछ वीडियो लेके।